अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। कद्दू की फसल पर वैज्ञानिक सलाह। बेल के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के उपाय। गर्मी के मौसम में कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी कद्दू की फसल लगाई है तो इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए आप फसल में कौन कौन सी जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। तो वर्तमान जो समय है वो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जिन किसान भाइयों ने लगाई होगी उसमें एक महत्वपूर्ण जो फसल है कद्दू की। तो आज हम बात कर लेते हैं कद्दू की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ तकनीकों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो फसल में खरपतवार नियंत्रण जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जल के लिए, वायु के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल कमज़ोर रह जाती है और उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। और खरपतवार जो है वो फसलों से ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिससे हमारी जो मुख्य फसल है उसमें उत्पादन थोड़ा सा कम रह जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी जो है अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप कद्दू की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करते हैं तभी आपको फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। अभी जो वर्तमान समय है ग्रीष्मकालीन का, उसमें तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की क्रिया जो है अत्यंत तेजी से हो रही है। तो किसान भाइयों, आप सभी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस फसल में आप खेतों में इष्टतम नमी बना के रखें। फसल की जल मांग और मिट्टी के प्रकार के अनुरूप ही हल्की मिट्टी में 6 से 8 दिन में, और जहाँ पर भारी मिट्टी हो वहाँ पर 8 से 10 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई लगातार देते रहें। कद्दू की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिसके गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होते हैं। अगर आप पोषक तत्वों के प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप समय पर करें कद्दू की फसल में उर्वरकों का प्रयोग। तो किसान भाइयों, जहाँ पर फसल आपको कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ पर आप जो है 05234 या 0050 का 1 से 2 किलोग्राम मात्रा
प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों कद्दू की फसल को लाल भृंग कीट और भभूतिया रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत कमजोर हो जाती है और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप लाल भृंग कीट और भभूतिया रोग का समय पर नियंत्रण करें। किसी भी फसल की जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फसल सुरक्षा। तो अब हम बात करते हैं कद्दू की फसल में फसल सुरक्षा की। तो अगर इसमें कीटों की बात की जाए तो इसमें एक कद्दू का लाल कीड़ा जो है प्रकोप उसका जो है सबसे अधिक होता है और ये सर्वांग भक्षी होता है। मतलब कद्दू की फसल के सभी अंगों को, मतलब पौधे के सभी अंगों को जो है ये कीड़ा खाता है, जैसे पत्तियां हो गई, चाहे उसके तने हो गए, और सभी भागों को जो है ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप खेतों की निगरानी लगातार करते रहें। अगर शुरुआती अवस्था में ये कीट है तो आप नीम आधारित जो है कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जो है 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। अगर कीड़े कम संख्या में आपको दिखते हैं तो अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच गई है कीटों की संख्या, तो आप कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड जो है जैसे क्विनालफास हो गया, उसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और इस क्रिया को मतलब लगातार 15 दिन के अंतराल में फिर से दोहराते रहें। अगर कीट दिखाई दे रहा है तो 15 दिन के अंतराल में फिर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इसमें प्रमुख रोगों की बात की जाए तो इसमें जो है भभूतिया रोग जो है प्रमुख, इसका सबसे प्रमुख रोग है। चूँकि अभी कभी कभी बादल छाए हुए हैं और कभी कभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो ये अवस्था जो है इस रोग के बढ़ावे के लिए या इसका प्रसार जो है अधिक देखा जाता है ऐसे मौसम में। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अब इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखना है कि दवा का छिड़काव जो है हमेशा या तो सवेरे करें या तो शाम के समय करें, थोड़ी ठंडी स्थिति में करें, जिससे आपको अत्यधिक फ़ायदा होगा। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कद्दू की फसल में, ग्रीष्मकालीन जो कद्दू की फसल है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। बेल भारत के प्राचीन फलों में एक महत्वपूर्ण फल है। बेल को बेलगिरी, बेलपत्र, बेलकाठ कई नामों से जाना जाता है। बेल के फल औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना लाभकारी है। इन सभी लाभों को देखते हुए जिन किसानों ने बेल के बाग लगा रखे हैं, वे किसान इनसे अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। बेल फल एक ऐसा फल है जिसको ब्रह्म फल भी कहा गया है, इसको अमृत फल कहा गया है। इसका जो मुख्य लॉजिक अमृत फल होने का यही है कि इसमें जो विटामिन B2 होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी 100 ग्राम जो पल्प होता है उसमें 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प के हिसाब से पाया जाता है। और आज के युग में जो अपने जंक फूड खा रहे हैं या केमिकल युक्त खाना ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें विटामिन जो B2 है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बागवान भाइयों, बेल के बाग लगा देने मात्र से अधिक फल उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बाग में समय समय पर समसामयिक कार्यों को करना होगा। तो बेल के पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए किसान कौन सा पोषक ले और कब कितनी मात्रा में डाले, जिससे अच्छे फलों का उत्पादन मिल सके। ये ऐसा एक फल है जो सबसे ज़्यादा पेड़ पे टिका रहता है। इसके लगभग 9 जो फूल आने के बाद में 9 से 11 महीने तक ये पेड़ पे रहता है। तो पेड़ में अगर पेड़ के आसपास सूक्ष्म तत्व की कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है तो फल फट जाएगा। या पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई कर रहे हैं उसमें अनियमितता है, उसकी वजह से भी फल फट जाते हैं। तो अपने को
निश्चित एक अंतराल पे इस पेड़ में पानी देता रहना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें मुख्य रूप से बोरोन है, उसको बेसल डोज में भी दे सकते हैं और उसको 0.4% का घोल बना के सितंबर अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए। बेल के बाग में एक मुख्य समस्या फलों के गिरने और फटने की देखने में आती है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, जैसे भूमि में नमी की कमी या अधिकता, सूक्ष्म तत्वों की कमी इत्यादि। अब बात आती है कि फलों के गिरने और फटने से बचाने के लिए समय रहते रोकथाम कैसे किया जाए। वह इस प्रकार से है। बेल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है फूल झड़ने की आती है। एक तो इसका कारण होता है प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जैसे अप्रैल का महीना है या मई का महीना है, उस समय अगर विंड स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, हल्का ज़्यादा एकदम टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी फूल झड़ सकता है। लेकिन अपने को उसका मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से जो फूल है वो कम झड़ेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि उसको जब फूल आता है उसके पहले ही अपन उसमें गोबर की खाद डाल दें। बेल पत्र में गोबर की खाद डालने का समय एक तो बरसात का मौसम होता है जुलाई में, या उसको फिर फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे सड़ी हुई गोबरी खाद प्रति जो मेच्योर पौधा है, मेच्योर पौधे का मतलब हुआ उसकी उम्र 5 साल से अधिक है, तो उसमें अपने को 40 से 50 किलो, और 10 साल से अधिक पौधा है तो उसमें 70 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तने को छोड़ के, और जो रिंग सिस्टम होता है, बेसिन सिस्टम इरिगेशन, उसमें अपने को अप्लीकेशन करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी के साथ जो अपना सुपर फास्फेट के रूप में जब फास्फोरस देंगे, यूरिया देंगे, इसमें 500 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो 500 में से आधा यूरिया अपने बेसल एप्लीकेशन पे देंगे, बाकी जो बचा हुआ यूरिया अपने सितंबर अक्टूबर के मंथ में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम एप्लीकेशन कर देते हैं। और इसका छिड़काव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है पानी वाला, जिसको लिक्विड बोलता है, 15 लीटर पानी में 60 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फल फूल झड़ने की समस्या कम आएगी। एक हार्मोन आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको NAA बोलते हैं, उसको 15 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से जो फल फूल झड़ने की समस्या है उससे अपने को निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई है आपके पास तो एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल के बाग में लगने वाले रोगों में एक है पत्ती धब्बा रोग। इस रोग से प्रभावित पत्तियों की दोनों सतहों पर काले धब्बे बन जाते हैं, जिनका आकार 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। इन धब्बों पर काली फफूंदी नजर आती है। इस रोग के कारण पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। इसका सीधा प्रभाव फल उत्पादन पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से पौधों को बचा सकते हैं। बेल में एक समस्या और आ जाती है, इसका जो तना है वो खराब हो जाता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हो जाती है उस समय तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगाते हैं। बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसमें जो घरों में चूना का जो अपने पुताई जिसको वाइट वाशिंग बोलते हैं, वाइट वाशिंग जैसा घोल बना लें और उसमें नीला थोथा डाल दें और एक रसायन डाल दें। इन तीनों को अपने इसमें जो मेन स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर पुताई करने से जो कैटरपिलर लगता है, इसका बार कैटरपिलर लगता है, वो नहीं लगता है और जनरली इसमें ज़्यादा बीमारियाँ आती नहीं है। तो इस तरह से अपना निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे तो बिल ज्यादा लगेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता के लिए 10 दिन के अंतराल पर शाम के समय करें। प्याज की खुदाई का सबसे अच्छा समय 50% पत्तियां गिरने के 1 सप्ताह बाद होता है। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए FMD वैक्सीन तथा लंगड़िया बुखार से बचाव के लिए PQ वैक्सीन से टीकाकरण करवाएं। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 3 से 4 बार अवश्य पिलाएं। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं को पेट की कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जौहा, जिला भिंड के कृषक देवकी प्रसाद ने। यह मिट्टी की जांच के लिए नमूना लेते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवकी प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो हमारे ये गर्मी का समय चल रहा है और अभी हमारे खेत भी खाली है। खेत हमारे खाली हो चुके हैं, सभी प्रकार की फसलें कट चुकी हैं और अब गर्मी का जो समय होता है, अप्रैल और मई का जो समय होता है, वो समय होता है मिट्टी नमूना लेने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी नमूना कैसे लेना है और मिट्टी नमूना लेने के लिए क्या क्या चीज़, कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी नमूना लेने के लिए सर्वप्रथम हमको खेत की मेड़ पे खड़े होकर ये देखना है कि पेड़ कहाँ पे लगे होते, क्योंकि सावधानी की बात यह है कि पेड़ों के नीचे की मिट्टी नहीं ली जाती नमूने। और दूसरी सावधानी वाली बात यह है कि खेत पे हमको ये भी देखना है कि उसका ढलान किधर है। ढलान किसी एक निश्चित दिशा पे है तो हमको उस ढलान के जगह पे भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। और तीसरी बात हमको ये ध्यान देना है कि खेतों में पहले से कोई खाद न पड़ी हो, यानी कि हमको बिल्कुल नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में जैसा हमारा खेत है उसी समय का हमको लेना है। मृदा टेस्ट का लाभ आज किसान समझने लगे हैं और जिम्मेदारी से करा भी रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी मृदा जांच के लिए समस्याएं आ रही हैं और किसान भी लापरवाह बने हुए हैं, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मृदा जांच जरूरी है। एक चीज ये भी ध्यान देना है हमको कि नमूना लेते समय हम पहले खेत के चारों तरफ घूमें, चारों तरफ हम मेड़ से देख लें और देखने के बाद में हम उसके में स्थान चिन्हित करें, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत हम नमूना लेंगे, मिट्टी नमूना, वो हमारा कहलाता है जिगजैग सिस्टम। जिगजैग सिस्टम के तहत अगर हम नमूना लेते हैं तो उसमें हम पहले 5 जगह पे अपने बिंदु चयनित कर लेते हैं कि हमको नमूना किस किस स्थान से लेना है। वहाँ पे हम मिट्टी के ऊपर की हल्की सी परत, यानी कि जो घास फूस लगे होते हैं उनको हटा करके उसके में 15 से 20 सेंटीमीटर का हम वी आकार का गड्ढा करते हैं। और वी आकार का जब हम गड्ढा करते हैं उस मिट्टी को निकाल करके अलग कर देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। चारों तरफ की जो लेयर होती, दीवारें होती हैं, उनको यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खरोचते हैं और वो खरोची हुई मिट्टी को हम साफ तसले में या साफ पॉलीथीन में हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसी प्रकार से प्रोसेस हमको पूरे पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों गड्ढों से हमको इकट्ठा करके उस मिट्टी को इकट्ठा कर देना है एक साथ उसी तसले में रखना। और फिर हमको एक जगह पे बड़ी सी साफ पॉलीथीन या तिरपाल पे कि जब ढेर लग गया तो उसको हम जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी की तरह उसको गीला नहीं करना है, सूखी मिट्टी को ऊपर से बिल्कुल गोल आकार करना है, गोल चंद्रमा आकार में कर लेना है। और उस पर हमको धन का निशान लगाना है। जब धन का प्लस का निशान हम लगाते हैं तो वो हमारी मिट्टी 4 भागों में बटेगी। आमने और सामने की मिट्टी यानी 2 भागों को हमको लेना है, 2 भागों को हमको फेंक देना। और फिर उसके बाद में जितनी मिट्टी बची फिर उसको हमको गोल चंद्रमा आकार करना है और फिर से हमको धन का निशान लगाना है। और अभी जिधर की आपने मिट्टी लिया, यानी कि आपने अपने फर्स्ट बार में जैसा लिया है, पहले बार में जैसा लिया, उसके जस्ट विपरीत साइड में आपको फिर से मिट्टी को 4 भागों में बांट दिया और उसके विपरीत भागों को आपको लेना है और दूसरे भागों को उसको फेंक देना है। इस तरह से आपके पास मिट्टी 750 ग्राम के करीब बचेगी। और उस मिट्टी को फिर आपको गोल चंद्रमा आकार करके उस पर एक डंडी खींचना है तो हमारी मिट्टी 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब 2 भागों में बढ़ जाएगी हमारी मिट्टी तो हमको एक भाग को फिर से अलग कर देना है और एक भाग को बढ़िया व्यवस्थित साफ पॉलीथीन हो या कपड़े की थैली हो, उसमें हमको उस मिट्टी को डाल देना है। और उस मिट्टी को डालने के बाद में उसमें हमको एक कागज़ में किसान का नाम,
किसान का जाति, किसान के पिता का नाम, किसान का गांव, किसान का विकास खंड, किसान का जिला, नमूना लेने की तारीख और खसरा नंबर, रकबा नंबर, आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर, और आपने पूर्व में कौन सी फसल लिया था और बाद में कौन सी फसल लिया था, ये सभी चीज़ों का समावेश करना है। उस पर्ची को पोटली के ऊपर में हमको ऊपर में मुहाड़े में बांधना है। फसलों को आमतौर पर 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को जरूरत के हिसाब से देने की जरूरत पड़ती है। और ये तत्व मिट्टी में कितनी मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए मृदा टेस्ट ही कराना पड़ता है। और हमको अपने नज़दीकी किसी भी प्रयोगशाला में, चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, और भी जो भी हमारी प्राइवेट नज़दीकी प्रयोगशाला है जहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ पे आप उसका परीक्षण करा सकते हैं। जब टेस्टिंग होने के बाद में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उस रिपोर्ट सोयल हेल्थ कार्ड, और उस सोयल हेल्थ कार्ड को आप अच्छे से समझिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और कौन सा पोषक तत्व की कमी है, और क्या चीज़ डालेंगे तो इसकी प्रतिपूर्ति होगी, कितनी मात्रा में डालेंगे तो इसकी प्रतिपूर्ति होगी। ये हमारे लिए जागरूकता की भी बात है और सावधानी की भी बात है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।